चलिए, तो लगातार हम इस हफ्ते आईटीआर की पाठशाला हमने जारी कर रखी है, जहां पर हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और साथ ही ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी गलतियों से बचना है। रोज़ाना एक टैक्स एक्सपर्ट से मुलाकात होती है, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो बहुत खास है। आईटीआर की पाठशाला में आज हम क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स जो कमाई हो रही है, जी हाँ, उस पर फोकस करने वाले हैं। इसको अपनी आईटीआर फाइलिंग में आपको कैसे शामिल करना है, इस पर हम आपको जानकारी देंगे, क्योंकि भले ही हम जानते हैं कि इनको एक एसेट क्लास के तौर पर पहचान नहीं दी गई है, लेकिन जहां तक कमाई की बात है, टैक्स आपको ज़रूर देना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें, तो अगर क्रिप्टो के ज़रिए कमाई हो रही है तो इसको आपको अपने आईटीआर में डिक्लेयर करना ही होगा। अगर हम एनएफटीज़ की बात करें, इसमें भी कमाई अगर आपकी हो रही है तो इसको भी अपने आईटीआर में आपको दिखाना ज़रूरी होगा। ये तमाम चीज़ें जो हैं वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के तहत आती हैं और तमाम वो चीज़ें जो इस परिभाषा के अंदर आती हैं, इन सब की कमाई के ज़रिए आपको जो है आईटीआर फाइल करना होगा। अच्छा, कौन सा फॉर्म है? तो 2023-24 में अगर हम देखें तो आईटीआर फॉर्म 2 से लेकर फॉर्म 7 तक इस सूची में शामिल है, जिसके ज़रिए इनकी जो कमाई हो रही है, यानी क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी के ज़रिए जो कमाई हो रही है, वो फॉर्म 2 से लेकर फॉर्म 7 आप ले सकते हैं, इनमें आप डिक्लेयर कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, क्रिप्टो करेंसी में निवेश पर जो मुनाफा आपको हो रहा है, उसे आपको घोषित करना होगा, उसका पूरा लेखा जोखा जो है आपको इन फॉर्म्स में देना होगा। हम हमारे टैक्स एक्सपर्ट से भी बात करेंगे इसी मुद्दे पर, जानने की कोशिश करेंगे कि जहां तक कमाई की बात है वो कमाई कैसे काउंट होती है। और इतना ही नहीं, मुनाफा न सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का आपको दिखाना है, बल्कि नॉन फंजिबल टोकन की अगर हम बात करें, जिनको हम एनएफटी के नाम से जानते हैं, इनकी भी कमाई जो है आपको दिखानी होगी। और हर वो वर्चुअल डिजिटल एसेट से जो कमाई आपकी हो रही है, इन सब पर आपको जो है कमाई का पूरा ब्यौरा जो है वो देना होगा। फॉर्म 2 से लेकर फॉर्म 7, एक बार फिर मैं दोहरा देती हूँ, ये वो फॉर्म्स हैं जिनमें आपको जिनके ज़रिए आपको जो है ये डिटेल्स देनी होंगी। अब यहाँ पर टैक्स का भुगतान अगर आप नहीं करते हैं तो क्लियरली आपकी जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, और इसीलिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अधिकतर लोग जो है वीडीए से जो इनकी कमाई हो रही है, जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ज़रिए कमाई हो रही है, उसको ना घोषित करके बचने की कोशिश करते हैं, ताकि उसकी जानकारी डिटेल से ना देनी पड़े। लेकिन ऐसा करने पर आपके ऊपर जुर्माना भी लग सकता है अगर आप पकड़े गए हैं तो। इतना ही नहीं, एआईएस यानी अगर हम देखें तो टैक्स एनुअल स्टेटमेंट जो है, इसमें पूरी जानकारी जो है इसको लेकर वो दी गई होती है, और आईटीआर भरते वक्त फॉर्म 26AS में जो जानकारी है उसको आपको दोबारा क्रॉस चेक करना होगा, ताकि आपकी जानकारी मेल खाए, इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा। और इतना ही नहीं, आज के शो में हमारा जो फोकस थोड़ा सा फ्रीलांसर्स और स्टार्टअप्स पर भी होने वाला है, और जिस तरह से वो अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं, इस पर भी हमारा फोकस होगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आईटीआर 1 या 2 फॉर्म फ्रीलांसर्स के लिए है, और प्रोफेशनल इनकम वाले जितने भी लोग कंसल्टेंट के तौर पे काम करते हैं, उन्हें यहाँ पर आईटीआर 3 फॉर्म को जो है वो भरना होगा, और उसके मुताबिक उनको जानकारी जो है वो टोटली देनी होगी। इतना ही नहीं, यहाँ पर 44ADA आपकी प्रेजेंटिव स्कीम है जिसका आपको चुनाव करना होगा, और आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह के टैक्स रिजीम में आते हैं, यानी किस तरह की टैक्स व्यवस्था में आप आते हैं, नई टैक्स व्यवस्था या पुरानी टैक्स व्यवस्था, और उसके मुताबिक जो पूरे साल की आपकी कमाई है उसको आपको डिक्लेयर करना होगा, उसकी आपको जो है वो घोषणा करनी होगी। क्या हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट अगर जुड़ चुके हैं तो हम उनसे बात करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। लेकिन साथ ही अगर हम देखें कि ज़ीरो आईटीआर भी कोई चीज़ होती है को लेकर निवेशकों को और दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए, और ये क्या होती है आपको बता देते हैं। ज़ीरो आईटीआर तब होता है जब आपका कोई टैक्स नहीं बनता है, लेकिन फिर भी एक बार आपको टैक्सेबल इनकम जो है वो दिखानी होती है, आपको वो आईटीआर में डालनी पड़ेगी, ये उसके मायने होते हैं। सालाना आय का लगभग 2.5 लाख से कम पर टैक्स नहीं लगता है, ये हम सब जानते हैं। और इतना ही नहीं, सेक्शन 87A के तहत 2.5 लाख तक की टैक्स की छूट है, और अगर किसी भी तरह से ब्याज या टीडीएस काट लिया गया है, उसके बाद वो पैसा आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन ये सब तमाम जानकारियाँ जो हैं आपको देनी होती है। तो चलिए, आईटीआर की पाठशाला में और भी कई चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करनी है, लेकिन फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।
ऑलराइट, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और हमने शुरू कर दी है आईटीआर की पाठशाला, जहां पर मेरे साथ आज तरुण गर्ग, डायरेक्टर डेलॉयट इंडिया, जुड़ गए हैं। तरुण, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में। और लगातार एक सीरीज़ जो हमने शुरू की है, आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग मुद्दे पर बात करने वाले हैं। वो तमाम लोग तरुण जो कि क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ज़रिए कमाई करते हैं, उन्हें कैसे इस कमाई का लेखा जोखा अपनी आईटीआर फाइलिंग में डालना है, इससे हम शुरुआत करते हैं। इसके बाद जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स हैं, जो फ्रीलांसर्स के तौर पे काम करते हैं या जो स्टार्टअप्स ओन करते हैं, उनके लिए भी हम आईटीआर फाइलिंग के टिप्स लेकर आएंगे। लेकिन चलिए, पहले वो तमाम लोग जो क्रिप्टो करेंसी से कमाई करते हैं, एनएफटी से कमाई करते हैं, कमाई पर तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन ये कोई एसेट क्लास के अंडर क्वालिफाइड या रिकग्नाइज नहीं है। तरुण। जी, कविता, बिल्कुल आपने सही कहा कि आजकल जो ट्रेंड हम देख रहे हैं, बहुत सारे लोग ये क्रिप्टो करेंसीज, नई तरीके की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, या फिर आप नॉन फंजिबल टोकन्स कह लीजिए, इनमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। तो इसका सीधा सा मतलब यही है कि अब इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने भी एक नया सेक्शन 115 बीबीएच इंट्रोड्यूस किया था, जिसका सीधा सा पर्पस यही था, अगर आप इन सारे एसेट्स में निवेश करके अगर आप कमाई कर रहे हैं, तो आपको फ्लैट 30% के 30% की दर से आपको टैक्स देना पड़ेगा, अगर आपने कोई भी इनको ट्रांसफर करने के जरिए अगर आपने कोई कमाई करी है। हम आजकल की दौर में मैं ये भी देख रहा हूँ, काफी सारे हमारे क्लाइंट्स इन सब चीजों में इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इनकम भी हो रही है उन्हें, तो वो भी प्रॉपरली आपको अपनी आईटीआर में रिपोर्ट करना पड़ेगा। आईटीआर 1 इस केस में नहीं चलेगी बिल्कुल भी, या तो आपको आईटीआर 2 में भरना पड़ेगा, या फिर अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम है तो आईटीआर 3 या आईटीआर 4, अगर आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्सेशन ले रहे हैं तो वहां पे आपको रिपोर्ट करना कविता। ओके। लेकिन अब ये जो कमाई होती है, इसमें कोई खास तरीका है कि आपको फॉर्म्स में ये कमाई को डिक्लेयर करना होगा? एक तो कौन कौन से फॉर्म होंगे, अगर आप वो एक बार दोहरा सकें, और डिक्लेयर करने का तरीका क्या होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो शायद मेरे ख्याल से इन्वेस्टेड रहते हैं, अगर वो प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं तब तो खैर जानकारी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो लोग बेच के निकल जाते हैं, वो किस तरह से ये जानकारी को दें, ज़रा इसके बारे में आप बताएं। कविता, देखिए, आईटीआर 2 की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं, फॉर्म्स पे मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। आईटीआर 2 में, और या फिर और सारे जिसमें भी आपकी कैपिटल एसेट में अगर आपको रिपोर्टिंग करनी है, तो एक स्पेसिफिकली इन्होंने वीडीए शेड्यूल को इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो जिसका सीधा सा मतलब है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। अब वर्चुअल डिजिटल एसेट्स में ही इन्होंने काफी सारी एसेट क्लास को इंक्लूड किया है, जिसमें से क्रिप्टो करेंसीज हैं, हमारी नॉन फंजिबल टोकन है, और भी डिफरेंट तरीके की जो इन्वेस्टमेंट्स लोग कर रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो इन सबको आपको उन्हीं इनमें रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जब आपने उनको खरीदी थी, वो किस रेट पे, किस दर से खरीदी थी, कौन सी डेट ऑफ परचेज है आपकी, वो सारा आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। और जब आप बेच रहे हैं तो किस प्राइस पे आपने बेचा है, कब बेचा है, वो सारा भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। एक पिक्यूलियर चीज जो जानने वाली बात है हमारे दर्शकों के लिए, इसमें सीधी सी एक फ्लैट रेट इन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया 30% का। तो आपको, आपका चाहे लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, इससे कोई इनका मतलब नहीं है। चाहे आपने 4 साल तक होल्ड करिए, 2 साल तक होल्ड करिए, उससे कोई मतलब नहीं है, बट आपको फ्लैट 30% की टैक्स रेट लग जाएगी। और आपने जो फॉर्म्स का बात करी, तो इसमें आईटीआर 2 लगेगा। आईटीआर, क्योंकि कोई भी अगर आपने खरीद बेच के जरिए अगर आपने कैपिटल गेन्स अर्न करे हैं, तो आपको आईटीआर 2 भरना पड़ेगा, अगर आप इंडिविजुअल्स हैं, अगर आपकी कोई बिजनेस व्यापार से कोई आमदनी नहीं है। अगर आपकी व्यापारिक आमदनी भी है तो आपको आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा। कविता। ऑलराइट, यहाँ पर कोई खास डूज एंड डोंट्स जो आप लोगों को बताना चाहे, किस तरह की गलतियों से आपको बचना चाहिए? देखिए कविता, बहुत बार हमने देखा है कि आप अपनी रिटर्न भरते समय ना तो ये एआईएस टीआईएस का ब्यौरा देखते हैं, और कई कई बार हम छोटी छोटी कमाइयों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मेरा सेविंग्स बैंक में अगर मेरा ब्याज आया है, मैं वो भूल जाता हूँ। या फिर मैंने अगर कहीं पे मैंने इन्वेस्ट करके रखा था म्यूचुअल फंड्स में, मैं इन्वेस्टेड हूँ, मैंने कोई बेचा नहीं है, पर अगर म्यूचुअल फंड ने मेरे को डिविडेंड दिया है या इंटरेस्ट मेरे को किसी डिबेंचर से हुआ है, तो वो सारा ब्यौरा भी आजकल एआईएस टीआईएस में बहुत ही
शानदार ढंग से आ रहा है। तो ज़रूर एक डूज़ तो यही है कि कोई भी असेसी, कोई भी इंडिविजुअल जो फाइल कर रहा है अपनी रिटर्न को, ज़रूर उन सब चीज़ों को देख ले। अदरवाइज़ गलतियाँ होने के बहुत चांसेज़ है, और गलतियाँ के समय हमें पता भी नहीं चलता, और बाद में फिर जब इनकम टैक्स का नोटिस आता है, फिर हम देखते हैं अच्छा ये चीज़ें हमसे इग्नोर हो गई है, मिस हो गई। ऑलराइट, चलिए, तो वो तमाम लोग जो कि क्रिप्टो करेंसी, एनएफटी या वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के तहत कमाई करते हैं, ये है वो तरीका जिसके ज़रिए आपको अपना आईटीआर फाइल करना है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे फ्रीलांसर्स हैं जो फॉर्म्स को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, वो किस तरह से अपनी आय का ब्यौरा दे सकते हैं। और साथ ही बिकॉज हम फ्रीलांसर्स की बात कर रहे हैं तो इनकी कमाई भी टाइम टू टाइम होती है। कौन कौन से फॉर्म्स होंगे और किस किस तरह से जानकारियाँ उनको देनी होंगी? देखिए, कविता, फ्रीलांसर्स में एक अच्छी चीज़ ये है कि आईटीआर 3 या आईटीआर 4 में आपको भरना है। अगर आपने प्रिज़म्पटिव बेसिस पे कोई टैक्सेशन की पद्धति चुनी है, तब आप आईटीआर 4 में जा सकते हैं। सुगम बहुत ही एक सिंपल आईटीआर है। उसमें आपको अपना इतना कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इतना मेंटेन करने की भी ज़रूरत नहीं प्रेजेंटिव होती, और आपको बस तरुण, प्रेजेंटिव स्कीम से क्या मतलब होगा? प्रिज़म्पटिव स्कीम का मतलब ये होता है कि जैसे मैं अज़्यूम कर लेता हूँ कि भई मेरी जो कमाई है उसका मेरे को सिर्फ़ 8% ही मेरा रादर जो मेरी रिसीट्स हुई हैं मेरी, उसका सिर्फ़ 8% ही मेरा प्रॉफ़िट है एक्चुअली, और उसी पे ही मेरा टैक्स निकाला जाना चाहिए। तो प्रिज़म्पटिव टैक्सेशन एक इन्होंने नई जो पद्धति है, उसके तहत आप अपना आईटीआर 4 में सुगम जो जिसे हम बोलते हैं, उस फॉर्म में फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने वो पद्धति नहीं चुनी, सुगम अपनी प्रिज़म्पटिव बेसिस टैक्सेशन अगर आप नहीं चुनना चाहते, तो आप अपनी आईटीआर 3 में जा सकते हैं, जिसमें आपको पूरी प्रॉपर अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना पड़ेगा। कौन-सी आपकी रिसीट्स हैं, पेमेंट्स हैं, उनका पूरा लेखा-जोखा आपको रखना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो उसके बेसिस पे फिर आप आईटीआर 3 में जाके भी अपनी रिटर्न भर सकते हैं। पर एक जो चीज़ याद रखने वाली है, जो भी नौकरी ये जो फ्रीलांसर्स हैं, इनके लिए आईटीआर 1, आईटीआर 2 नहीं लगेगा, क्योंकि ये बिज़नेस और प्रोफ़ेशन या व्यापार से जो कमाई होती है, इसमें 1 और 2 आईटीआर नहीं चलेगी। ऑलराइट, तो चलिए, फ्रीलांसर्स के लिए तो ये तो बात हो गई है, लेकिन स्टार्टअप्स की कमाई को लेकर किस तरह के फॉर्म्स भरने होंगे और क्या होगी आपकी डूज़ एंड डोंट्स की लिस्ट? देखिए, स्टार्टअप्स में भी ये देखिए, स्टार्टअप्स में ये देखने वाली बात है कि आपने अपने आप को किस तरीके से एंगेज किया हुआ है। तो अगर आपने कंपनी बनाई हुई है, तब तो आपको आईटीआर 6 या फिर इसमें जाना, आईटीआर 6 या 5 में जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपने सिंपल अपने पार्टनरशिप फर्म ही बनाई हुई है, पार्टनरशिप फर्म में आप अगेन ये जो मैं प्रिज़म्पटिव बेसिस टैक्सेशन है, वो आप ले सकते हैं। लेकिन एलएलपी अगर आपने बनाई है, तब भी आप फिर ये प्रिज़म्पटिव बेसिस टैक्सेशन आप का चयन नहीं कर पाएँगे। तो स्टार्टअप्स के लिए भी मोर और लेस ये डिपेंड करता है कि आपने कौन-सी फ़ॉर्म में अपने आप को रजिस्टर कराया हुआ है। अगर कंपनी है, तो आपको आईटीआर जो 5 है, ये जो आईटीआर 7 है, इन सब में आपको भरना पड़ेगा। अगर आपने पार्टनरशिप है, तो उसके लिए आपको अलग से ये आईटीआर 6 इसमें भरना पड़ेगा, और अगर आपने सिर्फ़ इंडिविजुअल्स ही हैं, तो आपको प्रॉपर्ली अपनी आईटीआर 3 में आप भर सकते हैं। तरुण, यहाँ पर कोई प्रेजेंटिव स्कीम का चुनाव नहीं ना सेक्शन 44 एडीए के तहत? देखिए, स्टार्टअप्स में भी आपको काफ़ी डिटेल में देखना पड़ता है। इसमें अगर आप चाहें तो आप प्रिज़म्पटिव बेसिस, क्योंकि आपको एलिजिबल बिज़नेस होना चाहिए आपका। तो स्टार्टअप्स में भी आप प्रिज़म्पटिव स्कीम को चुन सकते हैं एडीए के तहत। तो ब्रॉडली आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरी टर्नओवर जो मैंने जितना कितनी मैंने जो हुँ, कमाई की है, वो एक हुँ, थ्रेशहोल्ड पे, अभी जैसे 50 लाख है, हाँ। अगर वो थ्रेशहोल्ड से कम है, तब आप चयन कर सकते हैं। ऑलराइट, ज़ीरो आईटीआर को लेकर बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं तरुण, तो किस तरह से टैक्स नहीं देना, आप टैक्सेबल इनकम के स्लैब में नहीं है, लेकिन आपको ये ज़ीरो आईटीआर के बारे में शायद जानना ज़रूरी होगा डिटेल्स देने के लिहाज से। कविता, देखिए, बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ज़ीरो आईटीआर
हम बोलते हैं तो जब मेरी अगर कमाई जैसे अभी 2.5 लाख है एक बेसिक टैक्सेबल लिमिट, अगर मेरी कमाई 2.5 लाख से कम है, तब फिर मेरे को वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरे को जो कानून है, इनकम टैक्स का जो कानून है, मेरे को बाध्य नहीं करता रिटर्न भरने के लिए। लेकिन मैं फिर भी अगर मैं भरना चाहता हूँ अपने आप तो आप एक ज़ीरो आईटीआर भर सकते हैं। तो उसके केस में आपको बस अपनी कमाई का ब्यौरा देना है और फिर आपका जो टैक्स आएगा वो वैसे भी ज़ीरो आएगा। तो उसके उस केस में वो ज़ीरो आईटीआर चलता है। कई बार हम लोन लेने के लिए या फिर हमें बैंक्स अपनी आईटीआर फर्निश करने के लिए कहते हैं, तो उस केस में ये ज़ीरो आईटीआर हेल्प करता है। ऑल्दो लॉ मेरे को बाध्य नहीं करता इस केस में क्योंकि मेरी कमाई थ्रेशोल्ड से कम है। ऑलराइट, चलिए तो कुल मिलाकर ये तमाम बातें जो कि हमने आज आईटीआर की पाठशाला में डिस्कस की। और तरुण, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका समय निकाला और इतनी आसान भाषा में तमाम ज़रूरी बातों को समझाया हमारे दर्शकों को। हम आगे बढ़ते हैं और